सर रिकॉर्डिंग में स्टार्ट हो चुका है। ओके हाँ। स्क्रीन शेयर है ना? अच्छा, तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम लोग आज टेक्निकल एनालिसिस में एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे सर। जैसे लास्ट दिन हम लोग फिबोनाची के ऊपर बात किए थे, और फिबोनाची में रिट्रेसमेंट लेवल, अब देखो रिसेंटली जो मार्केट में जिस तरह का सिचुएशन हुआ उसमें रिट्रेसमेंट लेवल काम किया कि नहीं किया? 38.2 से रिट्रेस बैक किया मार्केट। तो जब जब मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट में आता है उसके बाद एक आपको टाइम देता है कि भाई, हाँ नहीं लगा, हमने मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। अब स्टॉक में है ही नहीं क्या फिबोनाची? कॉम्प्लिकेटेड है बट उसका फीचर्स अच्छा है। नहीं, अगर थोड़ा सा आदत हो जाएगा ना तो फिर लॉन्ग टर्म में बड़ा हेल्प करता है। यानी कॉम्पिटेटिव भी, और लैग कम है इसका, जैसे ज़ीरोधा वगैरह कभी कभी लैग करता है। ऐसे KSG स्क्वायर @50। अच्छा ठीक है, मैं एब्स्ट्रैक्ट में एक बार देखूंगा, मैं एब्स्ट्रैक्ट में देखूंगा, ठीक है। सब छोड़ो, KSG स्क्वायर @50। कोई कैप नहीं है, KSG स्क्वायर @50। अच्छा, तो मार्केट अल्टीमेटली रिबाउंड हो ही गया, कहाँ से कहाँ आ गया देखते देखते। देखो डे चार्ट बता रहा है सर कि मार्केट जैसे गैप डाउन दिया था उसके बाद लगातार 2 दिन गैप आप दे दिया। लगातार 2 दिन से सोमवार और मंगलवार, माने यस्टरडे और आज, ठीक है। यस्टरडे भी गैप अप दिया था, लास्ट क्लोजिंग मोटा मोटी हुआ था आपका 21871 में, फिर उसके बाद 22146 में क्लोजिंग, फिर उसके बाद गैप अप, फिर आज भी गैप अप। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी क्या हो रहा है सर, पॉजिटिव साइड में वापस जा रहा है। तो ये मार्केट का एक स्वभाव है सर, जब भी अचानक से कुछ नेगेटिव चीज सामने आता है मार्केट उस चीज में रिएक्ट करता है। ये मार्केट का एक बेसिक नेचर है कि वो कुछ भी नेगेटिव बात होता है उसको पहले उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही करेगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उस चीज का एक आदत हो जाएगा और कुछ दूसरे पॉजिटिविटी उसको मिल जाएगा तो फिर वो उसके हिसाब से चलना चालू कर देगा। अभी जैसे इसके पीछे अभी जो रिसेंट गैप अप दिया है ये बेसिकली अभी वार सिचुएशंस को थोड़ा थोड़ा मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है। इवन रिसेंटली कुछ कंपनीज का रिजल्ट्स भी आया, क्वार्टर रिजल्ट्स, ठीक है, जिसके कारण मार्केट में एक इम्पैक्ट पड़ा है। HDFC का क्वार्टर रिजल्ट्स कंपेरेटिवली बेहतर है बट फिर भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कम ही है। रिलायंस का जो फाइनेंशियल फर्म है, क्या नाम है उसका, जियो फाइनेंस, ठीक है, उसका क्वार्टर रिजल्ट्स काफी बेहतर हुआ है। और मैं एक साल से बोले जा रहा हूँ सर, एक साल मतलब 8 10 महीने से बोले जा रहा हूँ कि जियो फाइनेंस उस टाइम पे जब एकदम आया था मेरे को तो फ्री में मिला था मेरे को। हाँ, जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल सर्विस रिलायंस का ही एक फाइनेंशियल आर्म है। जैसे मानो बजाज फाइनेंस टाइप का बिजनेस नहीं है कि आप कोई कंज्यूमर चीजें प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तुम लोन में EMI में नहीं ले सकते, वैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विस सिमिलर काइंड ऑफ एक बिजनेस को डेवलप किया। तो ये उन लोगों का पहले से था बट वो जियो के अंदर था, रिलायंस के ओवरऑल बिजनेस के अंदर था, लेकिन वो फाइनेंशियल पार्ट को अलग कर दिया। और मोटा मोटी लास्ट अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जियो फाइनेंस मेरे को मिला था, जियो फाइनेंशियल सर्विस मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि जब से ये आया था तब से बोले जा रहा हूँ कि मतलब दाम बढ़ गया था तब भी मैं बोला कि 255-60 में भी बोला ले लो, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों से पहले मतलब मैं बोला ना 8 10 महीने से बोल रहा हूँ, ठीक है। जब से 8 10 महीने नहीं, जब से आया है सितंबर के 4, मैंने कितना दिया, 7 8 महीना, वही बोला ना 8 महीना। तो उस टाइम पे आप लोगों के साथ जब मिले तब ऑलरेडी ये 300 350 में चल रहा था, इसलिए मैं और कुछ बोला नहीं। मैं इस टाइम से बोल रहा था मेरे को तो फ्री में मिला था, रिलायंस का शेयर जितना था उसके हिसाब से, जितना रिलायंस का शेयर कोई होल्ड करता था उसके हिसाब से उसको उतना ही जियो फाइनेंस का शेयर दिया गया था फ्री में, ठीक है, बोनस शेयर दिया था। नहीं, नहीं है ना, मेरे को एक एक शेयर का दाम पड़ा है 100 टका, 100, हाँ फ्री में, फ्री में 100 रुपीज करके मिला।
ठीक है, अभी चल रहा है कितना, 390। और भी जाएगा सर? हाँ जाएगा, और जाएगा। ये 2-3 साल बाद और भी आगे बहुत जाएगा। इसका मेन रीजन ये है कि रिलायंस के पास जो बिजनेस है उसका खुद का बिजनेस है, ठीक है, मैंने कंज्यूमर बिजनेस, स्पेशली कपड़ा का, रिलायंस डिजिटल जैसे जितना बिजनेस है उसमें लोग ईएमआई चीज खरीदते हैं ज्यादातर। कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। और उसमें लोग ज्यादातर केस में ईएमआई में चीजें लेते हैं। और बजाज फाइनेंस का वो बिजनेस का मेन बेस वही है। और उसमें बजाज फाइनेंस मार्केट लीडर की तरह ऑलमोस्ट है, ठीक है। लेकिन आजकल एचडीबी भी आ गया, जो एचडीएफसी का ही एक सब्सिडरी है। फिर आजकल हर एक बैंक सिमिलर काइंड ऑफ काम कर रहा है, कंपटीशन बहुत हाई है। बट अगर रिलायंस खुद अपने ही बिजनेस पे अपना ही फाइनेंस का काम करेगा तो खराब क्या है। तो ये इसका मार्केट इंडिया में भी बहुत और भी ग्रो करेगा, ये जो पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल है ना, ये और भी बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि दम है इस बिजनेस में। क्योंकि इंडिया का भी हार्डली 25% लोगों के पास कंज्यूमर गुड्स का ओवरऑल लोड है। मैंने अगर सिंपल एक एग्जांपल दिया जाए कि इंडिया में कितने घर में एसी है, कितना घर में एसी है, 100 घर में, परसेंटेज में बोलो, 100 में से कितने घर में एसी है, 25%। 100 में से 25 घर में एसी है, ठीक है। अब ये चीज धीरे धीरे और चेंज होगा, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, मोबाइल फोन, मैंने स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में इंडिया अप्रोक्स 38-40% स्मार्टफोन होल्डर है। हाँ, नहीं दिखता है, रूरल में नहीं है, लेकिन वही चीज अभी वो अनटैप मार्केट धीरे धीरे ग्रो करेगा ना। और जितना मार्केट ग्रो, इवन इवन अर्बन एरिया में भी कौन सा कंप्लीट नहीं, अर्बन एरिया में ही 25% हार्डली है, अर्बन एरिया में हार्डली। हाँ सर, वो अर्बन एरिया में दिखता है, बट ओवरऑल इंडिया इतना छोटा नहीं है, बहुत सारा चीज है। तो धीरे धीरे इसका मार्केट और ग्रो करेगा, क्योंकि ये मार्केट समझना पड़ेगा कि इसका बिजनेस पे दम क्या है। तभी तो 8 महीने में इसका शेयर में जो ग्रो हुआ है, किस कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा था, इसी कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा था कि बिजनेस पे दम है, यह बहुत दूर जाएगा, और जाएगा, और जाएगा, अगर किसी को लॉन्ग टर्म में सोचना है। लेकिन हाँ, जब थोड़ा सा डाउन जाए, थोड़ा रेक्टिफाई करे, तब ले लो, ठीक है, तब थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये तो रुकने का नाम ही नहीं दिया सर, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, कभी कभी कॉन्सोलिडेट किया, मैंने साइडवेज रहा, अदरवाइज हमेशा एक ट्रेंड में ही रहा, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड लास्ट 8 मंथ्स में ट्रेंड तो इसका कम नहीं हुआ है, ठीक है। और बहुत जगह में तुमको एंट्री पॉइंट भी दिया है, बहुत सारा जगह, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल्स का लास्ट 7-8 महीने से बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है। और ऐसा हम लोग एग्जैक्टली समझे थे, एक एजेड एक जन पढ़ते थे, धौरनी को पता होगा, मोर देन 50 के एक होते हैं। उनको भी मैं बोला था कि क्या पैसा है तो लगा दो, ठीक है। तो बोलते हैं हाँ सर, हाँ इसमें जियो फाइनेंस नहीं इन्वेस्ट कर, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में ज्यादा बिलीव करता था, थोड़ा बहुत ट्रेड भी करता था। तो बोला कि लगा दो सर, हमने हाँ लगा दो। बहुत दिन बात नहीं हुआ, पूछूंगा अगर बात होगा तो, ठीक है। उन्होंने लिया था थोड़ा बात सुन के उस टाइम। तो जो भी हो, तो पॉइंट इज दैट कि अगर आपको ट्रेंड समझ में आता है और स्टॉक के बारे में थोड़ा आइडिया होता है, तो आप स्टॉक में पैसा लगा के आराम से रह सकते हो, ठीक है। ऐसा आपको बहुत स्टॉक मिलेगा, बट जितना आप मार्केट को टाइम दोगे, मार्केट आपको इस तरह का चीज और बताता जाएगा। अब क्योंकि मैं आपको निफ्टी में बोल रहा था, और निफ्टी में मैं आप लोगों को लास्ट दिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझा रहा था, तो चलो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिर से एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। रिसेंट ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह का सिचुएशंस क्रिएट किए, जिस पॉइंट पे ये रिबाउंड हुआ है, मैं उस पॉइंट से ही आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैंने मार्केट मोटा मोटी 23.6, 39, 61.8, मोटा मोटी इस लेवल से तो मार्केट को रिबाउंड होना था, और उसके बाद ही हो गया सर, जैसा हम लोगों ने सोचा था। 61.8 तक लास्ट मार्केट मोटा मोटी एक रिबाउंड होने का चांसेस दिखा रहा था, मतलब इधर से जब गिरा उसके बाद, ठीक है। आपको वापस दिखाता हूँ, यहाँ से मैं खींचता हूँ, ये जो लास्ट जहां से ये मार्केट एक्चुअली गिरना स्टार्ट हो, अब देखो, आप सीधा भी खींच सकते हो, नीचे से ऊपर भी खींच सकते हो, बट आप इसका सिचुएशंस को एक बार देखो।
सॉरी, ये देखो सर 23.6 में मार्केट एक बार हल्का सा रुक गया था, उसके बाद 38.2 में एक बार सोच रहा था कि मार्केट वहां से थोड़ा चेंज हो सकता है, पर कुछ हुआ नहीं, उल्टा गैप डाउन इतना चल रहा था। फिर 61.8 में, ये जस्ट इस पॉइंट को देखो सर, पेन से ड्रॉ करो, जस्ट लुक एट दिस एरिया 61.8, यहाँ पर देखो मार्केट में एक अपग्रेडेशन आने का चांस था, लेकिन वहां पर भी देखो ये फिर से गिर गया। अब ये एरिया को देखो, फिर से गिरा, फिर 78.6। तो अगर इतना बार मैंने मार्केट गिरने के बाद अब तो चांसेस बढ़ ही रहा था ना कि वो सारा का सारा रिट्रेसमेंट लेवल फेल कर दिया। अब तो चांस है कि अब तो रिबाउंड करेगा। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेडर होने के नाते, हाँ जीरो पे आ सकता है, ये जैसे वन है, नहीं और नीचे जाने का और कहाँ है? और कुछ जगह नहीं है। मैंने ओवरऑल मार्केट अपना रिट्रेसमेंट लेवल को भी तोड़ दिया, नहीं और नीचे कहाँ जाएगा? नहीं, वो कैलकुलेशन करके वैसे ही फिट कर देगा। मैंने कहने का मतलब है कि अगर 61.8 को भी तोड़ दिया, अब तो रेडी रह जाओ पैसा लेके। कॉन्सेप्ट इसका है, 61.8 के बाद आपको एक्चुअली ऑब्जर्व करना चाहिए कि मार्केट यहाँ से अभी चेंज हो सकता है। अब आपको राइट पॉइंट के लिए वेट करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलो मैं इसको काट देता हूँ। ये जो गैप यहाँ पर एक्चुअली देखो, जब गैप डाउन देखे मार्केट में सपोर्ट बना दिया, यानी सपोर्ट लेवल के भी नीचे सपोर्ट चला गया, यानी मेन जो मिनिमम सपोर्ट लेवल था वो, उसको भी नीचे, उसके भी नीचे मार्केट आ गया। अब उसके पीछे रीजन हम लोगों को पता है, ड्यू टू वार सिचुएशंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो प्रॉब्लम है। उसके बाद मार्केट सोच रहा था कि और कितना क्रैश करेगा, लेकिन और क्रैश करने के लिए मार्केट रेडी नहीं रहा, और इंटरनेशनली कुछ इश्यूज हुआ, इश्यूज इन द सेंस इंडियन मार्केट के प्रति एफआईआई का फीलिंग्स जो है वो पॉजिटिव है। और अगर आप फ्राइडे के मार्केट न्यूज को अगर कभी सुना हो, फ्राइडे जब मार्केट क्लोज हुआ, सैटरडे एक न्यूज आया था कि एफआईआई इज पॉजिटिव अबाउट इंडियन मार्केट। तो अगेन एफआईआई पॉजिटिव है इंडियन मार्केट पे, फिर से इंडियन मार्केट में पैसा है। और अब तो इलेक्शन रिजल्ट तक ऐसा चलेगा, मार्केट बहुत ज्यादा एकदम अप नहीं हो जाएगा, बट मोटा मोटी एक सिचुएशंस में चलने का चांसेस है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। और हम लोग भी लास्ट क्लास में बोल रहे थे कि चांसेस तो दिख रहा है कि यहाँ से रिबाउंड करेगा, बट थोड़ा ऑब्जर्व करो। अब यहाँ से कैंडल वाइज देखो तो यहाँ पर एक हैमर बन रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल कैंडल स्टिक्स। सिंगल कैंडल स्टिक्स में डाउन ट्रेंड में अगर हैमर बनता है ना, क्या बनता है? हैमर। माने मार्केट डाउन है, ओवरऑल मार्केट सिचुएशंस डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में आपको क्या मिल रहा है? ग्रीन हैमर। माने डाउन ट्रेंड में एक तो गैप डाउन देके मार्केट वापस एक डाउन ट्रेंड क्रिएट किया, पर मार्केट में और डाउन ट्रेंड बना नहीं है। और ये हैमर 19 तारीख का मार्केट का हैमर बता रहा है, जब 19 तारीख मार्केट क्लोज हो रहा है, 19 तारीख का हैमर बता रहा है कि नेक्स्ट दिन मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है। क्योंकि हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में जब ग्रीन बनता है, वो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम का ही डिरेक्शन देता है। यही हैमर अगर अप ट्रेंड में बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं, और वो रेड बनता है। तो ये हैमर का एक परफेक्ट जोन है, इसे सिंगल कैंडल बोलते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक्स में हैमर। समझ रहे हैं सर? हाँ, अगर आप लोग कैंडल स्टिक का क्लास जो लोग कर रहे हो, खाली कर रहे हो आप आजकल आप, हाँ हैमर, हैमर किया आपने? हैमर तक नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं सर। अगर जो लोग लाइव नहीं किया, बाद में मैं फिर से लाइव करवाऊंगा, तो एक बार कैंडल कर लेना सर, डोंट वरी। और अगर आपको अभी थोड़ा जल्दी है कि नहीं सर थोड़ा कैंडल का बता दो, तो फिर मैं शेयर किया, अगर थोड़ा टाइम मिले तो एक बार देख सकते हो कि कैंडल का पूरा एनाटॉमी डिस्कशन किया जाता है कि क्या है, कैसे बनता है, कैसे देखना चाहिए। ठीक है, जिसको जल्दी है वो अभी वो मौका ले, और जिसको जल्दी नहीं है, मैं फिर से जब इसको रिपीट करूंगा फिर आप लोगों को एक बार बता दूंगा सर। तो कहीं ना कहीं ये हैमर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कोशिश कर रहा था, और वो कोशिश कामयाब हुआ, और मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखा। सर ये तो फिर भी मार्केट का सिचुएशंस है, लेकिन आज आप क्या बताओगे सर? आज मैं आपको, बनाता नहीं है, कैंडल ऑटोमेटिक बनता है। कैंडल बनता है मार्केट मोमेंटम से, कोई इसको पकड़ के नहीं बनाता। वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो सारा दिन में मार्केट में किस वॉल्यूम का ट्रेड हो रहा है, पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है कि नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, उसके ऊपर वो अपना शेप लेता है।
नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। कोई आपको ऐसे कैंडल पकड़ के नहीं बना के देगा, ठीक है। ये जस्ट सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर उस सिचुएशंस को देखते हुए एक शेप क्रिएट करता है, और वो शेप एक कैंडल का रूप लेता है। और वो कैंडल किस तरह का रूप लेता है वो डिपेंड करता है कि तुम कैंडल के बारे में क्या जानते हो। एक्चुअली ये कैंडल स्टिक कॉन्सेप्ट जापान का राइस मर्चेंट लोग यूज करता था आज से 200-300 साल पहले। ट्रेडिशनल मेथड में जापान में जो राइस ट्रेडर होता था, वो राइस ट्रेडर लोग कैंडल स्टिक के बेसिस में चावल का दाम का जो बढ़ता और कम, जापान में चावल का बहुत पॉपुलरिटीज है। जैसे हम लोग बंगालीज लोग के साथ जापानीज लोग का ये बहुत फेमस है कि बंगाल भी चावल चावल खाने में बड़ा फेमस है, दिन में 3 बार चावल खा लेगा। जापानीज लोग भी चावल बहुत खाता है, ठीक है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड चावल में ज्यादा बिलीव रखते हैं, और जापान में बहुत ज्यादा। मछली भी बहुत खाता है, चावल भी बहुत खाता है, ठीक है। तो जापान में राइस मर्चेंट लोग इसको यूज करता था फॉर चावल का दाम का बड़ा कमा को देखने के। और वही चीज बाद में एक अमेरिकन रिसर्च एनालिस्ट या ट्रेडर ट्रेडर एनालिस्ट में जो बेसिकली ट्रेडिंग टेक्निकल पार्ट जो में काम करते हैं, उन्होंने इसको, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इस जापानीज कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का कोशिश किया, माने क्या है ये चीज। फिर उसको उन्होंने स्टॉक मार्केट में इंक्लूड कर दिया, और फिर उसके बाद फिर स्टॉक एनालिसिस में कैंडलस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हथियार। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आज के डेट में जो बिजनेस वर्ल्ड डेवलप हुआ है, इसमें अमेरिका का हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि लेटेस्ट डेट में अगर मॉडर्न कोई भी कंट्री बिजनेस वर्ल्ड में सबसे बड़ा पॉपुलैरिटीज क्रिएट किया है और बिजनेस सिचुएशंस को डेवलप किया है, वो नो डाउट अमेरिका है। और अमेरिका का ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे यूरोपियन वर्ल्ड एज वेल एज हम लोग के इधर भी ऑटोमेटिकली प्रमोट। और ये देखो सर, FII DII डेटा, कल DII का नेट भाई काफी अच्छा था। FII अभी भी सेलर बना हुआ है यस्टरडे के हिसाब से, बट क्योंकि DII पॉजिटिवली इस चीज को लिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक मोमेंटम चल आया है। 2915 करोड़ का FII का सेल है, पर 3542 करोड़ का DII का नेट बाई है, ठीक है। तो क्योंकि ये अल्टीमेटली अगर ओवरऑल नेट वैल्यू देखा जाए, तो मार्केट में पैसा का फ्लो पॉजिटिव ही रहा। और ये पैसा का पॉजिटिव फ्लो कहीं ना कहीं मार्केट मोमेंटम में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए सुविधा की। और मुझे लगता है कि FII फिर से पैसा और थोड़ा सा डालेगा। सर, हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग चीजों में बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है सर डाउ थ्योरी। क्या नाम है इसका? डाउ। ठीक है, कौन है डाउ? दो थ्योरी आता है सर, एक डाउ का थ्योरी, मेनली दो है, ऐसे देखा जाए तो और भी छोटा 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 बहुत थ्योरी बन सकता है, लेकिन मेनली बहुत पॉपुलर दो टेक्निकल थ्योरी है। एक इज डाउ, चार्ल्स डाउ के नाम पे चलता है, और अनदर इज एलियट वेव, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरी नॉट एग्जैक्टली सेम बट कनेक्टेड। एलियट वेव थोड़ा पुराना है, डाउ थोड़ा बाद में आया है, पर दोनों का थ्योरी में काफी सिमिलरिटीज भी मिलेगा। तो पहले आप डाउ के ऊपर कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, फिर मैं आपको एलियट वेव भी बताऊं, ठीक है। उसको वेव थ्योरी भी बोलते हैं। सर, डाउ थ्योरी बोलता मैंने क्या कहना चाहता है मार्केट के बारे में, मार्केट एनालिसिस में इसका क्या रोल प्ले है, इसको आप थोड़ा जानने का और समझने का कोशिश करो, ठीक है। तो थ्योरी नहीं है, रट्टा लगाने का चीज नहीं है, फील करने का चीज है। आप फील करोगे तो मार्केट में अपना एनालिसिस कर पाओगे कि आपको सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं बना, मोटा मोटी 100 साल के अप्रोक्स टाइम हो गया, मोर देन 100 ईयर्स ये टेक्निक यूज होता है। ये जो डाउ थ्योरी है, ये आज से नहीं है, 100 साल पुराना थ्योरी है। तो तब भी जितना इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था, आज भी इम्पोर्टेंस मिलता है इसको। और बांग्लाते एक कथा बोले, चल भाते पड़े। बंगाली में कहावत है, जो चावल पुराना होता है वो अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही ये डाउ थ्योरी कुछ उसी तरह का चीज है। मार्केट में कितना सारा नया नया टॉपिक आ गया, लेकिन ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है ये आज भी पॉपुलैरिटी रखता है। So Dow theory has been a very integral part of technical analysis. The Dow theory was used extensively even before the Western world discovered candlesticks. मजा का बात यही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड माने अमेरिकन वर्ल्ड कैंडलस्टिक के बारे में पहले नहीं जानता। जैसे कि आपको मैं बोला कि कैंडलस्टिक्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ये जापान का डेवलपमेंट है, और वेस्टर्न वर्ल्ड डाउ थ्योरी की तरह कॉन्सेप्ट में, डाउ एलियट वेब जैसे थ्योरी पे बिलीव करता था। तो ये एकदम अगर बोला जाए तो एकदम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ही है, माने अमेरिकन कॉन्सेप्ट ही है। कैंडलस्टिक तो जापानीज वाला कॉन्सेप्ट है, समझ रहे सर, ठीक है। So in fact, even today, Dow theory concept are being used. In fact, traders blend the best practice from candlesticks and Dow theory.
तो ट्रेडर क्या करता है, मिक्स कर दिया, जापान का भी ले लिया, अमेरिका का भी ले लिया। और हम लोग को ये भी पता है कि अगर मॉडर्न डे में सबसे दो कॉम्पिटिटिव दो कंट्री है तो एक अमेरिका, एक दूसरा जापान। इवन तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में देख लो, जब कोई दो प्रोडक्ट के बारे में बात होता है, या तो मेड इन जापान या तो मेड इन अमेरिका, जिस दोनों पे क्वालिटी के बारे में बोला जाता है कि टक्कर का होगा, हाँ या ना। कोई भी प्रोडक्ट में या तो मेड इन अमेरिका होगा या फिर मेड इन जापान होगा, तो ये दोनों में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि दोनों का क्वालिटी बेस्ट है। जैसे ये अभी बोल रहा था, ये मेड इन अमेरिका है यूसोनिक, और बेनक्यू, तो इसका कॉम्पिटिटर है सबसे बड़ा बेनक्यू, बेनक्यू मेड इन जापान। और ऐसे मैक्सिमम चीज में ऐसा इस तरह का चीज है। और अमेरिका का सबसे बड़ा एनिमी अगर लास्ट 100 साल में कोई रहा है तो जापान ही रहा था। उनके बीच में ही तो सबसे बड़ा हुआ था हिरोशिमा नागासाकी। जापान ने पर्ल हार्बर में, अमेरिका के पर्ल हार्बर में बोमा गिराया था। उसका बदला लेने के लिए ये लोग दो शहर में ही बोमा गिरा दिया। दैट इज द लास्ट एटॉमिक अटैक इन एनी कंट्री। उसके बाद डिसाइड हुआ कि कोई भी कंट्री किसी को भी ऊपर एटॉमिक पावर बनना भी आज के डेट में मुश्किल है। लोग छुप छुप के बन रहा है। मैंने एटो पाकिस्तान बहुत चिल्लाते हैं ना, हम लोग एटॉमिक ताकत है, एटॉमिक ताकत है, पाकिस्तान बहुत चिल्लाते हैं। ठीक है, हमें उसको बस एक ही शौक है, एटॉमिक ताकत बनना, जीना मरना भाड़ में जाए, एटॉमिक ताकत बन जाए, हमारा जिंदगी बन जाए। ये पाकिस्तान का है। ठीक है, तो ये एटॉमिक ताकत के कॉन्सेप्ट में बहुत चर्चा चला है और ये बहुत खराब चीज है। ये एटॉमिक ताकत, ये भी देखो ना, रशिया चल रहा है चारों तरफ। अब कोई अगर एटॉमिक बोमा का यूज कर दिया, वो लास्ट पार्ट है, क्योंकि एटॉमिक एक बार यूज हो गया पूरा खत्म, जिस एरिया में गिरेगा। जापान में आज भी, मैंने जिस एरिया में हिरोशिमा नागासाकी में आज भी प्रॉब्लम है, मैंने आज भी, मैंने हैंडीकैप बच्चा पैदा होता है आज भी। ये बहुत डेंजरस चीज है सर। मैंने पावर दिखाने के लिए इंसान कुछ भी करता है, जो भी हो। बट ये जापान अमेरिका का इस तरह का जो एक डेवलपमेंटल जो लड़ाई है, ये बहुत पुराना लड़ाई है। लेकिन आजकल क्या है, प्यार मोहब्बत बढ़ गया है। आजकल कंपटीशन से ज्यादा एक दूसरे का स्किल का कदर करना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। So Dow theory was introduced to world by Charles H. Dow, who was also founded Dow Jones Financial News Services, Wall Street Journal. Wall Street Journal बेसिकली अमेरिका का एक बहुत फेमस फाइनेंशियल जर्नल हुआ करता था, जहां पर पूरा बिजनेस मैटर में, आज भी है वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। शायद आप लोग गूगल फाइनेंस में इस चीज को देखे भी होंगे। ये देखो यहाँ पर ना, आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आपको वर्ल्ड वाइड खबर चाहिए तो आप ऐसे गूगल फाइनेंस में जाके इजीली मार्केट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट कंपेयर में जैसे देखो यहाँ पर इंडिया में कितना सारा इंडेक्स है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, S&P BSE स्मॉल कैप, दिस इंडिया पॉपुलर। और भी कुछ इंडेक्स आया है इंडिया में, बट दीज आर दी पॉपुलर। जो दो मेन पॉपुलर है दैट इज सेंसेक्स निफ्टी और यहाँ पर बैंक निफ्टी। ठीक है, ये सबसे चार पॉपुलर है। आईटी इज ऑल्सो पॉपुलर, S&P BSE स्मॉल कैप इज ऑल्सो पॉपुलर। तो यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है, ये इंडिया का टॉप इंडेक्सेस है। ठीक है, सिमिलरली अगर अमेरिकन इंडेक्स में मैं क्लिक करूं, सबसे पहले एक नाम दिख रहा है जिसका नाम है डाउ जोन्स। लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं है, सबसे पॉपुलर है S&P 500, नैस्डैक। ठीक है, ये सबसे पॉपुलर है। ठीक है, ये दोनों S&P 500 एंड नैस्डैक। ठीक है, और ये रसेल ब्राजील का है, और आपका वीक्स आई थिंक ये भी उसी आसपास में ही कहीं पर होगा, जो भी हो। तो डाउ जोन्स का जो नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये डाउ जोन्स का नाम इसीलिए दिख रहा है बिकॉज ये जो डाउ थ्योरी है, इनके रेस्पेक्ट में इसका नाम दिया गया है। इसको इंडस्ट्रियल इंडेक्स बोलते हैं। मैंने अमेरिका में जितना इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने जो इंडस्ट्री, मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सारा डेटा को कंप्लीट करके एक इंडेक्स बनाया गया। जैसे जैसे हमारे देश में बैंक का डेटा को लेके एक बैंक निफ्टी बनता है, आईटी स्टॉक को मिला के एक आईटी आईटी का एक इंडेक्स बनता है। सिमिलरली ये आपका क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल पॉइंट्स को लेके एक इंडेक्स बनता है जिसको डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स नाम दिया गया। टाटा का सारा कंपनीज को लेके एक टाटा का अलग से इंडेक्स बनेगा। हाँ, बनने वाला है। आई थिंक टाटा निफ्टी ऐसा कुछ नाम होगा उसका। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि टाटा के नाम पे इंडेक्स बनेगा। अरे टाटा का जितना कंपनी है सारा इंडेक्स एक में आएगा। सर इंडेक्स बनता कैसे है, अच्छा ठीक है, मैं एक क्लास रखूंगा, आपको बताऊंगा इंडेक्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ताकि ये भी एक आप लोगों के मन में ना कोई ऐसा ना रहे कि कोई ऐसे ही पुट कर दिया ये नंबर। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि शेयर का दाम को जोड़ जोड़ के, सपोज 10 कंपनी है, 10 कंपनी का शेयर को जोड़ के इंडेक्स बनता है। द कॉन्सेप्ट इज नॉट लाइक दैट।
ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हाँ, कि जितना शेयर है शेयर का दाम को ऐड कर दो। जैसे इंडिया में जैसे मानो सिर्फ फॉर एग्जांपल निफ्टी, तो निफ्टी का शेयर का दाम है 22,382। ठीक है। अब ये निफ्टी का टोटल वैल्यूएशन का अभी इंडेक्स पॉइंट्स है। तुम अगर देखोगे, अगर तुम 50 कंपनी को जोड़ोगे, इसका वैल्यू उससे बहुत ज्यादा हो जाए। सिर्फ एचडीएफसी बैंक का ही तो शेयर का दाम चल रहा है 1,500 रुपये। टीसीएस का शेयर का दाम चलता है 3,000 का पार। ठीक है, जो निफ्टी 50 का वन ऑफ द बिगेस्ट है, एचडीएफसी वन ऑफ द बिगेस्ट है, रिलायंस खुद बड़ा है, वो भी तो 3,000 के पार है और ऑलमोस्ट। तो ये तीन मिला गई तो आपको तो 7-8 हजार हो गया। तो बाकी और भी कितना सारा कंपनीज है, तुम कभी टोटल करके देखना, उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50,000 के आसपास हो जाएगा। अलग बात है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, वेटेज लेके किया जाता है। किसका? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन माने टोटल जो मार्केट में कैपिटल होता है कंपनी का। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, एक दिन सिखा दूंगा सर। मार्केट में एक एक कंपनी का कैपिटल होता है, तो कितना कैपिटल तुम बिजनेस पे लगा रहे हो और उसमें से कितना कैपिटल पब्लिक के लिए तुम फ्री फ्लोट रखते हो। माने फ्री फ्लोट रखने का मतलब ऐसा है कि जिसको कोई होल्ड नहीं करता है प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस पे 1 लाख शेयर है, 1 लाख में से मानो मेरा खुद का होल्डिंग है 50,000। मानो मेरे बिजनेस पे नंदन ने भी इन्वेस्ट करके रखा है, नंदन ने भी 20,000 होल्ड किया है, आली ने भी मानो 10,000 शेयर होल्ड किया और तुमने भी मानो 5,000 शेयर होल्ड किया। तो इधर कितना हो गया? 85 करोड़, 85 लाख का, सॉरी 85,000 का शेयर हम लोगों के होल्डिंग में है। अभी भी 15,000 शेयर है ना, ये 15,000 शेयर फ्री फ्लोट कर देंगे। माने हाँ, फ्री फ्लोट। फ्लोट माने जो हवा में जैसे फ्लो करते हैं ना, हम लोग हवा में करते हैं या नदी में फ्लो करते हैं ना, बोट को जैसे बहाते हैं, फ्लोट करना, ओपन मार्केट में छोड़ देंगे। ठीक है। अब ये जो 15,000 शेयर है, इसमें कभी आप खरीद रहे हो, फिर आप कुछ दिन बाद बेच दे रहे हो, तो ये जो खरीदा बेचा चलता है, ट्रेडर खरीदते हैं, ट्रेडर बेचते हैं, तो ट्रेडर को भी तो कुछ खरीदना बेचना पड़ता है। जब वो खरीद रहा है तब उसका, जब बेच रहे हैं तब किसी और का। तो ये जो फ्री फ्लोट में जो मार्केट में चलता है, ये जिसका जितना ज्यादा होता है, निफ्टी में वेटेज उसका उतना ज्यादा होता है। और उस वेटेज के बेसिस में तुमको निफ्टी में वेटेज मिलता है, और उसके बेसिस में तुमको निफ्टी में इंडेक्स बनाने का मौका मिलता है। लेकिन ये कैसे एग्जैक्टली होता है, वो पूरा स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, मैं नेक्स्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन के क्लास में या फिर कोई भी एक क्लास में मैं बता दूंगा। आज तो डाउ स्टार्ट किया, थोड़ा डाउ में बात करने दो। मन का जो ये भी इच्छा है ये भी पूरा करूंगा सर। ठीक है। सीखने का मतलब क्या है ना, जड़ से जानो। सीखने का मतलब ये है ना कि कैसे बना इंडेक्स, नहीं तो पता कैसे चलेगा 22,000 हो गए भाई, कहाँ से 22,000, किस बात का 22,000? सेंसेक्स का वैल्यू 73,000, कहाँ का 73,000? क्या सारा शेयर का दाम बढ़ने से ही इसका दाम बढ़ता है? हाँ, शेयर का दाम बढ़ने से सेंसेक्स निफ्टी जरूर बढ़ता है, लेकिन शेयर के दाम के ऊपर ही डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। यानी सेंसेक्स बनता है टॉप 30 शेयर को मिला के, और निफ्टी बनता है टॉप 50 कंपनीज को मिला के। इसमें 30 कंपनी का शेयर है सेंसेक्स के अंदर, और निफ्टी में 50 कंपनी का शेयर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका शेयर के दाम को जोड़ जोड़ के इसको बनाया गया, इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी हो, मैं जस्ट आपको ये बताने का कोशिश कर रहा था कि डाउ जोन्स का जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो डाउ कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये तो पता चल रहा है सर। ठीक है, द वेरी सेलिब्रेटेड पर्सन एक समय में। अब डाउ थ्योरी कहना क्या चाहता है, चलो देखते हैं। Who also founded Dow Jones Financial News Service, Wall Street Journal. During his time, he wrote a series of articles from 1900s, which the latter years was referred to as Dow Theory. उन्होंने काफी सारा सीरीज ऑफ जर्नल्स, मैंने जर्नल मैंने न्यूज़पेपर में छपता था। ठीक है, और अमेरिका में फाइनेंशियल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल रिवोल्यूशन इस तरह का उस टाइम पे हुआ था। स्पेशली अमेरिका 1770-72 के आसपास में इंग्लैंड से उनको छुटकारा मिला था। पहले अमेरिका भी ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिश एंड फ्रेंच का। इसलिए अमेरिका का सेकंड हाईएस्ट या फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट, उनका फर्स्ट हाईएस्ट लैंग्वेज फ्रेंच है। अमेरिका में ज्यादातर लोग इंग्लिश से ज्यादा फ्रेंच में बात करते हैं। तो पहले वो फ्रांस का कॉलोनी था, बाद में इंग्लैंड का कॉलोनी बना, फिर बाद में 1772 या 1773 में उसको आजादी मिला। फिर आजादी मिलने के बाद 100-150 साल उसको मोटा मोटी लग गया, जैसे आज इंडिया जिस सिचुएशंस में, ऑलमोस्ट ऐसा। फिर 1800 ऑनवर्ड, 1800 ऑनवर्ड उसका फाइनेंशियल रिवोल्यूशन आया, जिसका आज भी वो मजा ले रहा है। और वो रिवोल्यूशन माने नॉलेज वाइज रिवोल्यूशन। पहले नॉलेज आया,
फिर उस एसेट क्लास का डेवलपमेंट हुआ, और आज जो दुनिया में जो राज कर रहा है ना, जस्ट उस फाइनेंशियल डेवलपमेंट की, मैंने फाइनेंशियली इतना साउंड नॉलेज डेवलप किया जिसका कोई, मैंने क्या बोलूं सर, मैंने 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 लास्ट 300-500 साल में कोई ऐसा नहीं कर पाया. So he wrote a series of articles starting from 1900, which in later years referred to as Dow theory. Much credit goes to William P. Hamilton, who compiled this article with relevant examples over 27 years. ठीक है. Much has changed since the time of Charles Dow, and hence there are supporters and critics of Dow theory. तो काफी लोग डाउ थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग डाउ थ्योरी को क्रिटिसाइज भी करते हैं. और यहाँ पर ये डाउ थ्योरी का जो थ्योरी है, चलो उसमें डायरेक्टली बात करते हैं. द डाउ थ्योरी इज बिल्ड ऑन ए फ्यू बिलीव्स. कुछ विश्वास है उनका, ऐसा होता है. अब इसको आप विश्वास कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते. ऐसे कहावत है ना, यू कैन हेट मी और यू कैन लव मी बट यू कांट इग्नोर मी. इट्स काइंड ऑफ दैट. तुम प्यार कर सकते हो, तुम मतलब उसको ये भी कर सकते हो, लेकिन तुम इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, काइंड ऑफ दैट. तो दीज आर कॉल्ड द डाउ थ्योरी टेनेट्स. चार्ल्स एच डाउ डेवलप्ड दिस टेनेट्स ओवर द इयर्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द मार्केट. 9 टेनेट्स, उन्होंने 9 तरह का फीचर्स के बारे में कहा. टेनेट्स माने काइंड ऑफ फीचर्स. ठीक है, जो मार्केट को गाइड करता है. तो पहला कॉन्सेप्ट बताता है सर, ये टेक्निकल एनालिसिस का भी गाइडेंस है. जो लोग टेक्निकल एनालिसिस का पहला क्लास अगर सुने होंगे, इंट्रोडक्शन टू विराट, उसमें भी मैं ये इस तरह का कुछ बात किया था. तो कहीं ना कहीं डाउ थ्योरी और टेक्निकल एनालिसिस एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड है. मैंने आप ऐसा भी बोल सकते हो कि क्या टेक्निकल एनालिसिस डाउ थ्योरी से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया है. ऐसा भी अमेरिकन वर्ल्ड मानता है, क्योंकि अमेरिका में तो पहले कैंडल था ही नहीं. अमेरिका के पास तो डाउ ही था. पॉइंट टू बी नोटेड सर. तो इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग. नाउ व्हाट इज इंडिसेस? इंडिसेस माने इंडेक्स. ये सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है. कभी कभी इंडिसेस भी कहा जाता है और कभी कभी इंडेक्स भी कहा जाता है. इंडेक्स इज अ प्लूरल फॉर्म एंड इंडिसेस इज सिंगुलर फॉर्म. ये जो हम लोग अभी निफ्टी, सेंसेक्स, डाउ जोन्स, नैस्डैक ये सब बात कर रहे थे ना, ये सब क्या है? इंडेक्स है. हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसको इंडिसेस भी कहा जाता है. कंफ्यूज मत होइएगा. इंडिसेस एंड इंडेक्स आर द सेम थिंग. कभी कभी सिंगुलरली यूज किया जाता है, कभी कभी प्लूरली यूज किया जाता है. स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग व्हिच इज नोन एंड अननोन इन द पब्लिक डोमेन. इसका सिंपल मतलब होता है, जैसे कि अभी रिसेंट ट्रेंड में हम लोगों ने देखा, मार्केट बुरी तरह से कुछ दिनों के लिए घायल हुआ था. लास्ट 1-2 हफ्ता से निफ्टी लगातार गिर रहा था. किसी किसी का धड़कन भी बढ़ रहा था कि सर इतना ज्यादा मार्केट गिर रहा है. अब इसके पीछे काफी सारा रीजन था. कुछ रीजन नोन है और कुछ रीजन अननोन है. तो बोलते हैं कि मार्केट या पब्लिक नोन रीजंस के कारण भी इंपैक्ट करता है और अननोन रीजंस के कारण भी इंपैक्ट करता है. एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग. अगर मार्केट में पॉजिटिविटी है, अगर मार्केट में पॉजिटिविटी है, मैंने बेसिकली इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट जो दिखाता है सही है, आप सही नहीं हो. जो मार्केट दिखाते हैं वही सही है. नहीं समझे बात को? इसको थोड़ा दूसरे एंगल से बताओ. 2-3 एंगल आ रहा है, पर्सनली मत लेना, ले भी सकते हो. जैसे इंसान का जिंदगी में जो सिचुएशंस होता है, तो उसके कर्म के कारण ही होता है. तुमने जैसा कर्म किया, तुम आज उस सिचुएशंस में हो अपने कर्म के कारण. तुम जिंदगी में कुछ अच्छा पाया, तो उसके लिए भी तुम्हारा पॉजिटिव कर्म के कारण है. और तुमने जिंदगी में कुछ बुरा सिचुएशन देख रहे हो, तो उसके पीछे भी तुम्हारा ही बुरा आदत होगा. तो तुम्हारा लाइफ जो तुमको डिस्काउंट कर रहा है ना, वॉट एवर तुमको दिखा रहा है, चाहे तुम हो या मैं, चीजें लागू होता है सबके लिए. आज अगर मैं, चलो ये तो बोल दिया इंसानी तौर से, ह्यूमन की तरफ से. अब एक दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ. जैसे मानो स्टेट, जैसे पश्चिम बंगाल को एक ऐसा लीडरशिप मिला है लास्ट 15 सालों से कि हम लोग पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. लेकिन क्या ये पश्चिम बंगाल का लिए खराब हुआ? खराब नहीं हुआ. जो उसको होना था वही हुआ. आज बंगाल को जो लीडरशिप का जो लैग हो रहा है, जिस तरह का लीडर बंगाल को मिला है, जिस जिस धरती में विवेकानंद जैसे लोग मिला है, जहां सुभाष चंद्र बोस जैसा लोग मिला है, उस धरती का लीडर ममता बनर्जी जैसा लोग बना है. जैसे ह्यूज डिफरेंस, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता.
मैंने इट्स सीरियसली, मतलब अगर कोई करता भी तो मेरे को मन करता है कि जाके थोड़ा थप्पड़ लगा दो। मैंने जहां पर ऋषि अरविंद, जहां पर नेताजी सुभाष बोस जैसे, खुदीराम बोस जैसे इंसान का जन्म हुआ है, जिनका सोच का लेवल, मैंने आज यहाँ हम लोग हैं, कहाँ का सोचता था और किस लेवल का थॉट प्रोसेस था, उसके साथ कौन सा लीडर मिला है। तो क्या लगता है ये बंगाल का बदकिस्मती है? नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों का कर्म खराब है। तुम अपने सिस्टम से, तुम अपने जड़ से अलग हो जाओगे। पब्लिक ही तो चूज करता है ना। एग्जैक्टली exactly. अब कोई बोलेगा सर मैं तो चूज नहीं किया था, सपोज तुम बोल रहे हो कि सर मैं, जैसे मैं लास्ट 10 साल से चूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब एज ए सोसाइटी हम लोग एक बॉडी की तरह है। एज ए सोसाइटी वी आर जस्ट लाइक ए बॉडी। सपोज तुमको पसंद है ममता दीदी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को नहीं है, पर तुम्हारे कारण अगर ममता दीदी बार बार आ रहा है, आने दो, इसके जिम्मेदार हम भी है। तुम हमसे अलग नहीं हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी। यू एंड मी, वी ऑल आर सेम, बिकॉज एज ए सोसाइटी वी आर जस्ट लाइक ए बॉडी। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरे दूसरे पार्ट से अलग है, बट मेरा हाथ तो है ना ये। अगर ये खराब है तो मतलब मेरा बॉडी का एक पूरा, मेरा बॉडी अपंग है। तो एग्जैक्टली मार्केट नोन अननोन हर तरह का चीज को दिखाता है। मैं इसलिए बोला थोड़ा डिफरेंट एंगल में बोलूंगा, पता नहीं आप लोग कैसे सोचोगे, बुरा भी मान सकते हो, बट यही चीज मैं आपको कहने का कोशिश कर रहा था कि जो मार्केट दिखाता है, जो सिचुएशन होता है, वो मार्केट के लिए सही है। आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हो, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सही है। जो होना है वो होगा, और जो दिखा रहा है वही है। आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि ये सही जगह पे नहीं है, लेकिन वो जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। वो सही जगह पे नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, बट जो दिखा रहा है वो सही है। जैसे 2 दिन पहले मार्केट गिरा था, हम लोग बोल रहे थे इसको इधर रहना नहीं चाहिए था, उसको आगे रहना चाहिए था, वो फिर से आगे आ गया, लेकिन 2 दिन पहले जहां था वो मार्केट के लिए सही था। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना फिलोसॉफिकल करना नहीं चाहता हूँ, बट समझाने के लिए बोला सर। सर हाँ बोलो सर, अमेरिका बोलो। में इतना धार्मिक लोग रहता है। सर हाँ हाँ हाँ। अमेरिका में तो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट लोग है, वहाँ पे डाउ थियरी इतना ज्यादा धार्मिक। धार्मिक नहीं सर, साइंटिस्ट फिजिसिस्ट भी ना, ये धार्मिक बात नहीं है। मार्केट जहां है वहां होना चाहिए। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, नोन अननोन हर चीज को। साइंस भी एक टाइम के बाद ना हर चीज का जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तुम्हें लगता है कि मतलब अमेरिकन अभी धीरे धीरे, मतलब अमेरिकन के अंदर ना धर्म है, बहुत ज्यादा है। चलो छोड़ो, लेकिन टाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप समझने का कोशिश करो। प्रिंस बोल रहे हैं कि अमेरिका में तो सब साइंटिस्ट है, तो वो लोग इतना स्पिरिचुअल लेवल का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किया है। लेकिन आप समझने का कोशिश करो कि मार्केट जहां है वो सही है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, नोन अननोन एवरीथिंग, लेकिन आगे भी कहीं पर चेंज होगा, तो चेंज होने के पीछे भी अननोन नोन दोनों इन्फॉर्मेशन रहेगा, और फिर वो जहां जाना चाहता है वो भी उसके लिए सही है। If a sudden and unexpected event occurs, the stock market indices quickly recalibrate itself to reflect the accurate value. अगर कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है तो वो रिकैलिब्रेट करके पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशंस में वापस आ जाता है। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आप बोलोगे हमको कनेक्ट नहीं होना है, मत हो, वो अलग बात है। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप ज्यादा ढीठ हो जाओगे ना, ढीठ माने रिजिड, माने आप अपने आप को अपने सिचुएशन से चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में प्रॉब्लम होगा। Overall, there are 3 broad market trends: primary trend, secondary trend, minor trend. मार्केट में 3 तरह का ट्रेंड देखा जाता है। एक प्राइमरी ट्रेंड होता है, एक सेकेंडरी ट्रेंड होता है, और एक माइनर ट्रेंड होता है। इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक फेज दिखाया गया है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाऊँ, और मार्केट में भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड, ये 3 ट्रेंड में हमेशा एक मार्केट का ट्रेंड चलता है, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड। पहले एक प्राइमरी रीजंस पे ट्रेंड देगा, फिर सेकेंडरी में वो ट्रेंड को और आगे लेके जाएगा, और फिर माइनर छोटा छोटा ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड इन द सेंस दिस इज द मेजर ट्रेंड ऑफ द मार्केट दैट लास्ट फॉर ईयर टू सेवरल ईयर्स। मैंने कभी कभी 1 साल से लेके 5 साल 7 साल तक उसका ट्रेंड बना रहता है। It indicates the broader multi-layer direction of the market, while the long-term investor
is interested in the primary trend, an active trader is interested in all trends. देखो सर, हम लोग कभी बोलते हैं ना कि हमको ना इन्वेस्ट करना है, हमको ट्रेडिंग नहीं करना है। कोई बोलता है हमको ना ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। अलग अलग लोग अलग अलग सोच के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर देखो डाउ थ्योरी दोनों एंगल पे बात कर रहा है। डाउ थ्योरी एक बार बोल रहा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली प्राइमरी ट्रेंड पे इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो स्टॉक का लॉन्ग टर्म मूवमेंट के साथ जाना चाहता है कि जो नॉर्मली 1 साल से लेके 2 साल 3 साल 4 साल कभी कभी 7 से 8 साल भी वो चलता रहता है। प्राइमरी ट्रेंड मैंने ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। तो ये इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि व्हाट इज द प्राइमरी ट्रेंड। बट जो ट्रेडर होता है उनके लिए प्राइमरी भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी भी इंपॉर्टेंट है और माइनर ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर होगा वो हर पर्टिकुलर सिचुएशंस में इनकम कर सकता है, और इन्वेस्टर जो होता है वो सिर्फ मार्केट के ग्रोथ पे और स्टॉक के एप्रिसिएशन पे कमाता है। इसलिए उसके लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, पर ट्रेडर के लिए तीनों इंपॉर्टेंट। आपको और समझाता हूँ। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है? दीज आर द करेक्शंस ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड मानो पॉजिटिव है, पर वो बीच बीच में थोड़ा करेक्शन करता है। ऐसे तो ओवरऑल पॉजिटिव है, पर बीच बीच में थोड़ा करेक्शन करता है, थोड़ा करेक्शन करता है। कभी कभी करेक्शन फेज 2 महीना 4 महीना 5 महीना चलता रहता है। जैसे फिर से मेरे को एचडीएफसी का ही एग्जांपल याद आ रहा है। एचडीएफसी पहले डाउन ट्रेंड में गया, उसका प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद फिर से उसको एक प्राइमरी ट्रेंड जो उसको होना चाहिए था वो मिला। तो कहीं ना कहीं अभी वो जो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते देखो कितना बार वो नीचे गया है। ऐसे तो नहीं ना कि अचानक से आके छलांग मार के ऊपर चला गया। 1600-1700 से जो गिरा था नीचे 1370-80 में, उसके बाद 1370 के बाद से वो 1450 में जाते जाते कितना बार पीछे मुड़ के देखा। ये जो बार बार पीछे मुड़ के देखते हुए प्राइमरी ट्रेंड में आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट है, इस चीज को कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। So those are the correction in the primary trend, and think of this as a minor counter reaction to the larger movement in the market. मार्केट का मूवमेंट लार्जर है, निफ्टी में भी सेम चीज आपको दिखेगा। मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट लार्जर है, पर निफ्टी ऐसा नहीं कि लार्जर मूवमेंट है तो ऐसा ही करके चला गया, नहीं। ऐसा जाते जाते कम से कम कितना बार मुंह मोड़ के देखा। ठीक है, वो एक गाना है ना, पीछे ना देखे बाबर, ऐसे कोई गाना है। ठीक है, ठीक है, बाबरे ऐसा करके कोई गाना है। ठीक है, तो मैंने पीछे मुड़ के देखने के लिए मना करता है, जैसे जब बेटी का विदाई होता है तब ये गाना होता है शायद मामूली। तो यहाँ पर बोलते हैं कि पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम अचानक से ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट एकदम अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड चलता रहेगा, कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। नहीं नहीं, कभी कभी तो पीछे मुड़ के इतना लंबा समय के लिए देखता रहता है कि आपको समझ में नहीं आता कि ट्रेंड है या नहीं, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखेगा। ये है सेकेंडरी ट्रेंड। करेक्शन इन दी बुल मार्केट बोलते हैं इसको। बुल मार्केट में करेक्शन माने मार्केट ट्रेंड में करेक्शन। रैलीज एंड रिकवरीज इन दी बियर मार्केट, यानी बियर मार्केट बियरिश था, फिर वहां से रिकवर करेगा। इस तरह का चीज को बोलते हैं। द काउंटर ट्रेंड कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन अ फ्यू वीक्स और सेवरल मंथ। ये जो काउंटर ट्रेंड है ये कभी कभी कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीने तक चलता है। और प्रॉब्लम है कि कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेडर जो मार्केट में शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं वो पेशेंसलेस हो जाते हैं। या इन्वेस्टर भी, इन्वेस्टर को लगता है क्या पता कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, गिर ही रहा है गिर ही रहा है। वो समझ नहीं पाता कि करेक्शन चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है, समझ नहीं पाता। लेकिन समझना पड़ेगा सर, अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में बनना है। माइनर ट्रेंड्स और डेली फ्लक्चुएशंस, इसको नॉइज भी कहते हैं। These are the daily fluctuation in the market. Some trader prefer they call them a market noise. डेली मार्केट में ऐसा 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 ऐसा, अभी खरीदा अभी बेचा, मिनट का चार्ट देखने से पता लगता है। 1 मिनट में उठ गया, 1 मिनट में गिर गया, 2 मिनट में उठ गया, 4 मिनट में गिर गया। नॉइज, इसका रीजन नहीं है। नॉइज का क्या रीजन है? एक क्लास के अंदर जब आप लोग बचपन में याद करो, स्कूल के अंदर बच्चा लोग किचर मिचर किचर मिचर किचर, शायद कोई इतना बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा है। करो बाइक सब बच्चा लोग मिलके किचर मिचर करता है, फिर टीचर आके बोलता है तुम लोग इतना बात क्यों कर रहे हो। लेकिन सब कोई मिलके इतना छोटा छोटा बात करता है, वो एक नॉइज क्रिएट करता है। तो वही चीज है, उसका कोई प्रॉपर रीजन से होता है क्या? नहीं, वही चीज बोलता है। तो माइनर ट्रेंड्स और डेली फ्लक्चुएशंस, ऑल इंडिसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर। बोलता है कि सारा का सारा इंडेक्स या इंडिसेस एक दूसरे के साथ कंफर्म होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल जब हम लोग बात करते हैं निफ्टी का,
जब हम लोग बात करते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी माने निफ्टी 50 सोचते हैं ना, लेकिन ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के लिए, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के लिए डाउ कहता है कि अगर आपको मार्केट ट्रेंड समझना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक निफ्टी 50 पे बिलीव नहीं कर सकते। मार्केट पॉजिटिव है तो निफ्टी रिलेटेड सारा इंडेक्स ही मोटा मोटी पॉजिटिव साइड में होना चाहिए, तो बोलेंगे कि मार्केट पॉजिटिव साइड में। जैसे यहाँ पर देखो कितना सारे इंडेक्स में मैंने आपको बोला कर दिया, निफ्टी 50 इज देयर, निफ्टी नेक्स्ट 50 इज देयर, निफ्टी मिड कैप्स इज देयर, निफ्टी बैंक इज देयर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इज आल्सो देयर। तो सिर्फ अकेला निफ्टी 50 में, हाँ सब में ट्रेड होता है, तभी तो इंडेक्स बना है। नहीं, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी निफ्टी 50 में है, उसके बाद आपको निफ्टी मिड कैप में निफ्टी बैंक में मिलता है लिक्विडिटी, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस या मिड कैप में हल्का लिक्विडिटी है, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक निफ्टी 50 बट है। नेक्स्ट 50 में भी थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं पर है। मैंने बेसिकली लिक्विडिटी उसमें भी है, ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी नहीं है, पर लोग प्रेफर इसलिए करते हैं निफ्टी 50 बिकॉज वहाँ लिक्विडिटी ज्यादा है। यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि जब सारा का सारा इंडेक्स एक साथ पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है, इसका मतलब आप सोचोगे कि मार्केट पॉजिटिव साइड, लेकिन मानो इनमें से 50-50 हो जाता है तो आपका भी पॉजिटिवनेस 50-50 हो जाएगा। मानो कि निफ्टी 50 ग्रो कर रहा है पर बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी 50 ग्रो कर रहा है पर फाइनेंशियल सर्विस नहीं, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या सच में मार्केट पॉजिटिव है या सच में मार्केट नेगेटिव है। तो डाउ का मानना है कि जब मार्केट गिरेगा तो ऑल काइंड ऑफ इंडेक्स सेम काइंड ऑफ बिहेव करेगा। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे थे डाउ के हिसाब से, वी कैन नॉट, देखो ये डाउ का थ्योरी है, इसमें क्रिटिसाइज भी हो सकता है, इसका एक अपना पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, लेकिन आप इसको समझने का कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहता है। बाकी अगर आपको डाउ का कॉन्सेप्ट आपको भा जाता है, माने आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो फिर अच्छा, जो क्रिटिसाइज करने वाला है करे। होता है ना कभी कभी किसी का थ्योरी किसी के साथ बहुत ज्यादा चल जाता है, यानी आपके माइंड सेटअप के साथ डाउ का माइंड सेटअप मैच कर जाता है। तो we cannot confirm a trend based on just one index. For example, the market is bullish only if CNX Nifty, अभी तो CNX Nifty और है नहीं, अभी हो गया, अभी निफ्टी का हमारे भारत का हो गया गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं अभी इसको, जानते हो सर? निफ्टी का पूरा नाम है गिफ्ट निफ्टी, गांधीनगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेडिंग सेंटर। अभी पहले ना ये सीएनएक्स वगैरह सब अमेरिका सिंगापुर जैसे इंडेक्स कंपनीज होता था, वो लोग बनाता था, और अभी गिफ्ट निफ्टी का मतलब हो जाता है, देखा गिफ्ट, गिफ्ट is a financial index that serves as an indicator for the Indian stock market. It was rebranded from SGX Nifty and shifted to the new international exchange NSE IFSC in Gift City, गांधीनगर, गुजरात। मैंने एक्चुअली अभी भारत का जो निफ्टी है, ये भारत का ही मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में ही है, गुजरात में गांधीनगर में है, वहां पर बनाया जा रहा है। पहले हमारा ये सब चीज या तो कभी अमेरिकन इंडेक्स कंपनी बनाता था, कभी सिंगापुर का कंपनी बनाता था, अभी इंडियन कंपनी बना है। ये भी भारत के एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, समझ रहे सर? क्योंकि इंडिया इतना फाइनेंशियली डेवलप हो रहा है कि इंडिया खुद अपना इंडेक्स डेवलप कर सकता है, हमें इसके लिए कम से कम अमेरिकन या सिंगापुर का हेल्प नहीं चाहिए। मैंने पहले तो हेल्प चाहिए था, अभी हम लोग खुद कर सकते हैं। तो इंडिया का जो इकोसिस्टम काफी डेवलप हुआ, इवन कि ये गांधीनगर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना, आईएफएससी, जैसे दुबई जैसा काम करता है ना, फॉरेन कंपनीज को आने देता है, फॉरेन कंपनीज को फंडिंग करता है, ठीक है, जैसे दुबई भी करता है, सिंगापुर भी सेम काम करता है। सिंगापुर में है ही क्या, सिंगापुर क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। फाइनेंशियल सर्विस बने, तुमको अगर मानो कोई कंपनी बनाना है सिंगापुर में, तुमको इतना अच्छा इकोसिस्टम मिलेगा कि तुम्हारा बिजनेस देखेगा, बिजनेस का पूरा बैकग्राउंड देखेगा, अगर बिजनेस पे उनको दम दिखता है, तुमने ऑलरेडी कुछ अर्ली लेवल इन्वेस्टर जुगाड़ कर लिया, मामा चाचा किसी से भी, ठीक है, फिर तुमको वहां पर इन्वेस्टर मिलेगा जो तुम्हारे बिजनेस पे फंडिंग करेगा। फ्लिपकार्ट इसी तरह से बना था, फ्लिपकार्ट इंडिया में नहीं बना था, फ्लिपकार्ट को इजी नहीं नहीं बना था, फ्लिपकार्ट बना था सिंगापुर में। इवन आज भी उसका मेन लिस्टिंग सिंगापुर में है। फ्लिपकार्ट इंडिया में इंडियन कंपनी के हिसाब से बिजनेस करता है, लेकिन उसका लिस्टिंग सिंगापुर में किया। हाँ, फ्लिपकार्ट तो ऐसे प्राइवेट कंपनी की तरफ से इंडिया में बिजनेस करता है, बट फ्लिपकार्ट का जो स्टार्टिंग मतलब जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करना, वो इंडियन आरओसी में रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, और वो आज भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। नहीं, स्टॉक मार्केट में नहीं, ये प्राइवेट है। अमेजन तो अमेरिका में लिस्टेड है,
नहीं, और फ्लिपकार्ट का जो अभी मेन बिजनेस तो वॉलमार्ट के हाथ में, फ्लिपकार्ट का मेन बिजनेस वॉलमार्ट के हाथ में, जो 85% फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करके रखा है। और ये वॉलमार्ट अमेरिका का बहुत बड़ा कंपनी है, अमेजन से भी बड़ा है। वॉलमार्ट अमेरिका में लिस्टेड है। और ये देखो, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये फ्लिपकार्ट सिंगापुर में बना है, दिखा देता हूँ। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट रिकॉर्ड वही रिकॉर्ड कहाँ चला गया, ऊपर लिखा हुआ है। कहाँ था, हेडक्वार्टर। ये देखो, हाँ दिख रहे सर, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका, पर लीगल डोमिसाइल सिंगापुर, यानी ये लीगली रजिस्टर्ड है सिंगापुर में। बात समझ में आया सर आप लोग, यानी फ्लिपकार्ट यहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है, मानो आपका इंडिया में फंडिंग नहीं मिल रहा है, आप सिंगापुर चले जाओ, अगर आपके बिजनेस पे दम है तो सिंगापुर में आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा, ठीक है। फिर वहां रजिस्टर्ड करके आप इंडिया में आके बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट भी इंडिया ने इंडिया में डेवलप किया है, गुजरात में। गुजरात का जो रिसेंट डेवलपमेंट का जो मेन सिनेरियो है वो वही है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और गुजराती लोगों का एक क्या है ना, गुजराती लोग बहुत पहले से फॉरेन पे भी काफी लोग चला गया है, तो उन लोगों को भी गुजराती क्या बोल रहे हैं कि भाई आप आओ इंडिया में आके बिजनेस करो, इंडिया के अंदर फाइनेंस करो, पैसे का फ्लो है उधर, क्योंकि बहुत सारे गुजराती फॉरेन कंट्री में जाके बड़ा बड़ा फैक्ट्री चलाता है, अमेरिका में है, लंदन में है, अफ्रीकन कंट्रीज में है, दुबई में भी बहुत सारे हैं, है ना। तो सेम सिनारियो इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा बात है सर इंडियन कॉमन है डेवलपमेंट के लिए। एटलीस्ट हम छोटा छोटा जिसको तो कर ही सकते हैं। और इसके सुविधा क्या होगा कि फॉरेन कंपनीज भी इधर, फाइनेंशियल कंपनीज भी इंडिया में आएगा, जैसे जेपी मॉर्गन टाइप का जितना सारा कंपनी है ना, वो भी इंडिया में आके अपना बिजनेस का हेड, मतलब एक सब हेडक्वार्टर बनाएगा। तुमको बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, ब्लैक रॉक जैसे फंडिंग कंपनी, ब्लैक रॉक तो सभी बने, तुम कुछ भी खाओगे तो ब्लैक रॉक का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। बहुत बड़ा फेमस फेमस एक फाइनेंसिंग कंपनी है, कभी बात करूंगा आप लोगों के साथ में ब्लैक रॉक का, ठीक है। अरे एक साथ बहुत बात हो जाएगा तो खिचड़ी पक जाएगा, समझ में आया सर। तो जब मोटा मोटी सारा इंडेक्स पॉजिटिव साइड में है तो हम बोल सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। और अगर मानो 50-50 है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप कि कुछ इंडेक्स, हाँ मैंने, हो सकता है कि मार्केट इनडिसीजंस में है। और अगर सारे के सारे नेगेटिव है तो सारा का सारा नेगेटिव है, तो मैंने मार्केट नेगेटिव में जाने का चांसेस है। 7 नंबर पॉइंट पे बोलता है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म, द वॉल्यूम मस्ट कंफर्म along with price, the trend should be supported by volume. The volume must increase as the price rise and should reduce as the price falls in an uptrend. वॉल्यूम मस्ट कंफर्म अलॉन्ग विद प्राइस, माने दाम के साथ साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ट्रेंड शुड बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, माने आपको आप ट्रेंड मिल रहा है क्या, अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम माने बाइंग सेलिंग का ओवरऑल सिचुएशंस, क्या अच्छा खासा लोग बाई सेल कर रहा है, अगर हाँ लिक्विडिटी, वेरी गुड, ठीक है। तो वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज एज द प्राइस राइज, अगर दाम बढ़ रहा है, माने शेयर का दाम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, तभी जाके वो दाम सस्टेन करेगा। और मानो दाम बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो दाम सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट गिर जाएगा। ये डेटा भी आपको मिल जाता है सर, ये चीज मैं दिखाता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिकेटर में जाके यहाँ पर वॉल्यूम लिख दो, जैसे आपने वॉल्यूम लिखेगा ना, यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको ओवरऑल एक वॉल्यूम का डिटेल्स मिलेगा। ऑस्किलेटर्स मैंने वो ऑस्किलेटर सिखाया था ना, भूल गए क्या वो, ऑस्किलेटर्स के बारे में फिबोनाची के पहले ही तो ऑस्किलेटर्स पढ़ाया कि वो कितना रेंज के अंदर घूमता है, रेंज बाउंड होता है ना, जीरो से लेकर, एमएससीडी के टाइम पे ऑसिलेटर्स नहीं बोला था, रिवाइज नहीं कर रहे। ओ अच्छा, इसीलिए तुम याद नहीं करते, वहां पर ऑसिलेटर्स बोला था मैंने, ये रेंज बाउंड होकर चलता है। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब इधर वॉल्यूम चेक करना, इधर वॉल्यूम देखो, देख रहे हैं सर इधर, हाँ इधर वॉल्यूम उठेगा आपका। तो जब भी आपको ट्रेंड मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखो ट्रेंड है, मार्केट में ग्रोथ है ना, तो जब मार्केट में ग्रोथ है तो आप देखना वॉल्यूम भी बहुत हाई है। कभी कभी कुछ प्रॉपर रीजन मिलता नहीं है कि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, प्राइस ग्रोथ कर रहा है, प्राइस ग्रोथ कर रहा है पर वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ देर इज नो वॉल्यूम एंड स्टील प्राइस इंक्रीजिंग, सस्टेन, मैंने पता नहीं है सस्टेन करेगा कि नहीं, चांस नहीं है, सस्टेन नहीं कर पाएगा।
वो गिरेगा वहां से। लेकिन अगर वॉल्यूम है और साथ में प्राइस भी इंक्रीजेस है तो सस्टेन करेगा, मैंने आपको ट्रेंड मिलता रहेगा। जैसे रिसेंट चांसेस है कि और नहीं बढ़ेगा, गिरेगा या थम जाएगा। इधर देखो 23.23 मिलियन, लास्ट दिन क्या था 48 मिलियन, इसलिए थम गया ना। लेटेस्ट में देखो आज स्पिनिंग टॉप बना है, कल जिस तरह का ग्रोथ था आज उस तरह का ग्रोथ नहीं है मार्केट में, मैंने जियो फाइनेंस में। नहीं सर आप नहीं देखा, वॉल्यूम देखो 23.23 मिलियन, अब मैं कल का दिखाता हूँ आपको 48। तो कैंडल आज के हिसाब से तो कल बड़ा ही था। नहीं उसके पहले वालों में तो और बड़ा है 39। ये सेल साइड में है इसलिए थोड़ा सा, इसीलिए तो बेयरिश हुआ है। लेकिन आप उससे पहले वाला देखो जो ग्रीन हुआ है 75 मिलियन। माने ओवरऑल तुमको प्राइस ग्रोथ के साथ साथ वॉल्यूम का पॉजिटिविटी चाहिए। तो ओवरऑल वॉल्यूम अगर हाई नहीं है तो फिर दिक्कत है। जैसे मानो ये वाला देखो, ठीक है, पिछले और वॉल्यूम हमेशा पिछले 10 दिन 15 दिन 20 दिन का चेक करना चाहिए एवरेज करके। जो मैं मूविंग एवरेज, ये वॉल्यूम चैप्टर में मैंने डिस्कस किया, अगर किसी का वॉल्यूम बी से डोंट वरी, मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। होना चाहिए मैंने लास्ट 10 दिन का एवरेज से करंट वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आप अभी ट्रेंड में हो, लिक्विडिटी है, यानी आप जो खरीद रहे हो उसमें आपको कुछ मौका और मिलेगा। तो ये बात कौन बोल रहे हैं सर, डाउ, ठीक है। The volume must confirm along with price. The trend should be supported by volume. The volume must increase as the price rise and should reduce as price falls in an uptrend. In a downtrend, the volume must increase when the price falls and decrease when price rise. You could refer, इसके लिए मैं जब वॉल्यूम वाला चैप्टर कराया था उसमें बोला था, और अगर आप लोगों में से किसी का वॉल्यूम का चैप्टर मिस है, मैं फिर जब वॉल्यूम करवाऊंगा फिर से एक बार बोलूंगा। तो वॉल्यूम में मैं डिटेल्स में बोला था कि वॉल्यूम को कैसे चेक करना चाहिए। Another thing, sideways market can substitute secondary market. टाउ का मानना है मार्केट का साइडवेज का मतलब क्या, मार्केट में आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने मार्केट ऐसे बढ़ रहा है फिर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा बढ़ रहा है फिर नीचे, मैंने ओवरऑल मार्केट एक रेंज बाउंड होकर चल रहा है, साइडवेज मार्केट। तो मार्केट में रिमेन साइडवेज ट्रेडिंग बिटवीन ए रेंज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर रिलायंस का एग्जांपल दिया है, 2010 से लेकर 13 के बीच में रिलायंस 860 से लेकर 990 के बीच में चला है 3 साल। जिस रिलायंस में भी आपको ट्रेंड मिला है 2006 से लेकर 10 से लेकर 13 3 साल लगातार रिलायंस का पूरा रेंज बाउंड। आइचर मोटो माने रॉयल एनफील्ड 2005 से लेकर 13-14 तक पूरा रेंज बाउंड होकर चला है, 200 से लेकर 300 350 उससे ज्यादा मूवमेंट ही नहीं दिया। तो यही चीज बोल रहे थे, साइडवेज मार्केट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ए सेकेंडरी ट्रेंड। द क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सैक्रेड। जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो सबसे प्योर माना जाएगा कंपेयर टू अपर एंड माने हाई प्राइस लो प्राइस, इससे भी ज्यादा सैक्रेड माना जाएगा क्लोजिंग, बिकॉज वो क्लोजिंग है। जैसे स्टॉक में क्लोजिंग होता है ना, बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, तो पहले क्या था, क्या हाईएस्ट बिका था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी क्या बचा है आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक अगर रह जाता है, ठीक है, तो वही आपका अभी करंट प्योर है। तो वही चीज मार्केट में भी बोलता है कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो सबसे प्योर है, तो उसमें इसीलिए ज्यादातर जो टेक्निकल इंडिकेटर्स बनता है या टेक्निकल कैंडल्स बनता है वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही ज्यादा बनता है। तो ये डाउ का भी मानना था। तो बिटवीन द ओपन हाई लो एंड क्लोज, द क्लोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल एज इट रिप्रेजेंट द फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक ड्यूरिंग द, ये सब डाउ का मानना है। डाउ इसी थ्योरी पे, ये नॉट थ्योरी पे मेनली फोकस किया था, और इस थ्योरी पे जो भी फोकस करेगा डाउ का मानना है कि वो भी मार्केट में अपना सिचुएशन को समझ पाएगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंट फेज ऑफ मार्केट, दिस इज कॉल्ड डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट। तो डिफरेंट फेज में सपोज मार्केट पहले अप चल रहा था, उसके बाद मार्केट मानो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेज में आया, मैंने थोड़ा सा डाउन हुआ, मैंने डाउन ट्रेंड में मार्केट में एक सिचुएशन आता है, इसको बोलते हैं सर एक्यूमुलेशन फेज। क्या फेज, नहीं सर, ये एक ट्रेंड चल रहा था उसके बाद मार्केट गिर गया था। चलो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऐसा स्टॉक लेके
से फॉर एग्जांपल चलो रिसेंट ट्रेंड में एचडीएफसी को ही ले लेता हूँ, आपको कनेक्ट हो जाएगा। आज कहाँ है 1510, देखो सर। हाँ मैंने मोटा मोटी मैं आपको, चलो उसको छोड़ो ना, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम दे दिया कुछ ऐसे। हाँ ये रिजल्ट डे पे हुआ था, रिजल्ट डे पे 22 तारीख ना। हाँ रिजल्ट डे पे 1550 बहुत ज्यादा मैंने गिरा था 1557 से गिरा था 1520 पे। ये परसों का ही बात है, कल का 22 तारीख कल का बात है। इधर देखो आप, मार्केट इसका ओवरऑल गिरा था, गिरने के बाद यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट देखो कि ओवरऑल साइडवेज है, कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। इसको समझने का और आपको एक बेहतर तरीका मैं आपको देता हूँ। जैसे तो ये आवरली चार्ट है, मैं आपको डे चार्ट में, मार्केट डाउन 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 के बाद अब मार्केट अपने आप को वापस एक रेंज में लाना चाहता है। और ये रेंज के लिए देखो मार्केट में एक साइडवेज सिचुएशंस बना है। लुक एट दिस साइडवेज सिचुएशंस विद दिस डाउ थ्योरी। देखो मैंने डाउ थ्योरी भी कहता है कि सिचुएशंस में एक फेज आता है जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज इज काइंड ऑफ कि जैसे कभी कभी देखना रिवर भी ऐसा करता है, रिवर में भी ऐसा होता है कि रिवर एक सर्टेन टाइम चलने के बाद एक पर्टिकुलर जगह से पानी और जुगाड़ करते हैं, उसके बाद एक फ्लो बनाता है। माने मानो रिवर आ रहा है लेकिन उसका उतना पानी का बहाव नहीं है, तो फिर आसपास के दूसरा रिवर सिस्टम जो उसको क्या बोलते हैं ब्रांचेस या जो उसके साथ आके जुड़ता है, ठीक है, वो आके रिवर को पानी देता है। फिर जैसे और पानी का वॉल्यूम बढ़ता है फिर जाके उसको फ्लो मिलता है और फिर जाके वो ट्रेंड बनाता है। काइंड ऑफ वैसे ही चीज सिचुएशन कि बिजनेस जब आप देखोगे कि मार्केट में वो गिरा हुआ है तो आप उसको ऑब्जर्व करो और वही परफेक्ट टाइम है बाई करने का। ज्यादातर केस में लोग यहाँ पर खरीदते हैं जब मार्केट में खबर फैल जाता है। ज्यादातर केस में लोग गड़बड़ करते ही इस फेज में। दिस इज नॉट द बाइंग पोजिशन, द बाइंग पोजिशन इज दिस पोजिशन। आप एक्यूमुलेशन फेज में जब मार्केट में एक्चुअली आप कुछ इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, मैंने नॉर्मल लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इस पोजीशन में। लोग नॉर्मली वो लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है जो एक्चुअली एफआईआई डीआई होते हैं और साथ में जो थोड़ा सा चालाक या समझदार लोग होते हैं। जब एक्चुअली तुमको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हो सकता है कभी कभी ये 2 महीना 4 महीना 5 महीना कभी कभी 1 साल भी हो सकता है कि तुमको स्टॉक में कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा, पैसा लगा के बैठे हुए हो। लेकिन एक चीज होना चाहिए, तुम जिस बिजनेस पे पैसा लगा रहे हो उस बिजनेस के ओवरऑल सिचुएशंस के साथ तुमको एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए कि तुमको ये पता होना चाहिए फंडामेंटली कि ये बिजनेस आगे ग्रो करेगा कि नहीं। अभी शायद दम नहीं है इसका ग्रो करने का, लेकिन क्या ये आगे ग्रो करेगा, ये सब ये कभी कभी शॉर्ट टर्म में भी होता है। जैसे अभी आपको एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट टर्म का दिखाया मैं, 3 महीने के अंदर ऐसा हुआ है, 2-3 महीने में। ये एक सर्टेन टाइम तक ये एक एक्यूमुलेशन फेज में चला, उसके बाद एक फेज आता है जब ये धीरे धीरे थोड़ा मार्कअप करता है, इसको बोलते हैं मार्कअप, माने अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। लेकिन मार्कअप करने के बाद वो फिर से थोड़ा एक्यूमुलेशन में आ जाता है, या फिर कभी कभी इसमें एक रेक्टिफिकेशन माने थोड़ा डाउन भी चला जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। उसके बाद वापस उसमें एक मार्कअप फेज आता है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड चाहिए हम, प्राइमरी ट्रेंड। दिस ओवरऑल ट्रेंड इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रेंड। एंड एक सर्टेन सिचुएशंस के बाद स्टॉक के अंदर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फेज मिलेगा। एक सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज काइंड ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन फेज माने जो लोग यहाँ पर एक्यूमुलेशन के टाइम पे बायर बना था, चाहे वो एफआईआई भी हो सकता है, वो डीआईआई भी हो सकता है, और ये लार्ज लेवल रिटेलर भी हो सकता है। एफआईआई डीआईआई क्या करता है जानते हो, इस टाइम पे सेलर बनता है और वो जैसे ही सेल करता है ना, वो बेसिकली बेसिकली क्यों सेल करता है, प्रॉफिट बुक करता है। एंड इस प्रॉफिट बुकिंग के कारण एक सर्टेन लेवल छोड़ छोड़ के तुम देखना मार्केट में अचानक से मार्केट गिर गया, अचानक से मार्केट उठा। तो मार्केट जब उठता है वो एक्यूमुलेशन फेज के बाद उठता है, मार्केट जब गिरता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद गिरता है। और ज्यादातर रिटेलर लोग जब मार्केट में एक्चुअली, हाँ बोलो सर बोलो। স্যার একটা কোশ্চেন আছে, বলছি এফআই যখন সেলার হয় তখন সেক্ষেত্রে তারা সেল আউট মানে সেলিং কিভাবে করে, ফিউচারকে শর্ট করে? এফআইআই যখন সেল করে তখন কিভাবে করে? হ্যাঁ, তার কারণ এখানে সাপোজ ধরো যদি ইন্ট্রাডে করে তাহলে তো এমনি যেতে করা যায়, আদারওয়াইজ যদি অপশনে করে তাহলে পুট বাই করতে হয়। কিন্তু যদি ফিউচারে মানে বেসিক্যালি এফআই তে যেহেতু হোল্ডিং বেশি,
তো সেই কারণের জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি যে এদের শর্টিং প্রসেসটা কি থাকে, এরা কি পুট বাই করে নাকি এরা ফিউচারকে শর্ট করে? मेनली फ्यूचर सेल सबसे मेनली जो होता है वो कैश मार्केट में सेल करता है। सबसे मेन जो होता है वो कैश मार्केट में सेल करता है। निरंजन मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या वो सिर्फ फ्यूचर मार्केट में सेल करेगा, नहीं फ्यूचर सेल करता है, कि ऑप्शन मार्केट में पुट बाय करेगा या कॉल सेल करेगा, इस तरह का करता है। सर कॉल सेल पुट सेल ये सब तो नॉर्मल होता ही होगा जो लोग करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कैश मार्केट में सेलर बनेगा, और इसमें न्यूज एजेंसी इनको थोड़ा हेल्प करता है, क्योंकि न्यूज কিন্তু দাদা एजेंसी ক্যাশ মার্কেটে যদি সেল করতে হয় তাহলে তো তাদের হোল্ডিং এ থাকতে হবে, ঠিক আছে? होल्डिंग আদারওয়াইজ তো তারা তো একদিনের এক্স্যাক্টলি, বেশি তো সেই পজিশন হোল্ড করতে পারবে না। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ওরা হোল্ড করেছিল বলেই তো এবারে বেচার জন্য বেরোতে চাইছে। ওকে ওকে ওকে, বুঝতে পেরেছি। सर कोई सेल करेगा कब, जब वो होल्ड करके रखा था। तो एक्यूमुलेशन फेज में जब एफआईआई डीआईआई ने एक्यूमुलेट किया, और उसी के एक्यूमुलेशन के कारण ही तो मार्केट में तुमको मार्कअप मिला। अगर एफआईआई डीआईआई से बाई नहीं करता, और एफआईआई डीआईआई के साथ हम लोग भी बाई ना करते, तो ये सिचुएशन ना होता। अब जो लोग देखो, ये पर्टिकुलर मार्कअप फेज में ही एक्चुअली नॉर्मल हम लोगों को आना चाहिए। आपको ये चीज फाइंड आउट करना है कि भाई मार्कअप फेज चलेगा कि नहीं। देखो भाई, जो एक्चुअली स्मार्ट बंदा बनेगा, नॉलेजेबल बंदा बनेगा, वो एक्यूमुलेशन पे ही पैसा लगाएगा जब एक्चुअली उसको कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। मैंने उस टाइम पे तो कोई मोमेंटम नहीं होता है। मैंने इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड, जब तुम कुछ नहीं थे, जब तुम्हारा हाथ कोई पकड़ा है, जो एक्चुअल में तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन सकता है, ठीक है। बट जब तुम यहाँ पर हो और तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है, वो छोड़ भी सकता है। तो यहाँ पर क्यों हाथ पकड़ा था? बिकॉज तुम उस टाइम पे बहुत कुछ बन गए थे, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया था, और जिस टाइम तुम गिर जाओगे शायद छोड़ के चला गया। सो काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन फेज में तुम स्टॉक को जब खरीद रहे हो, लाइक तो स्टॉक का तुम गर्लफ्रेंड हो, ठीक है। कि जब वो कुछ नहीं था तब तुम उनका हाथ पकड़। प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में ज्यादातर लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज को अपना एंट्री पॉइंट कर लेता है। ये देखना कि जो भी लोग बोलते हैं ना कि मैंने खरीदा मेरा लॉस चला गया, इसका मतलब एक्चुअली वो कब खरीदा, वो यहाँ खरीदा, यहाँ नहीं खरीदा। यहाँ क्यों नहीं खरीदा? ट्रेंड नहीं था, खबर नहीं था। जब खबर नहीं है तब खरीदना पड़ेगा। जब कोई खबर नहीं है, तुम्हारा एनालिसिस है सिर्फ, जब दुनिया उसका कोई कदर नहीं कर रहा है, तुम कदर कर रहे हो। तुम क्यों कदर कर रहे हो? फंडामेंटली जानते हो, टेक्निकली जानते हो। जैसे लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जानता है, हस्बैंड वाइफ को जानता है, काइंड ऑफ दैट। क्या तुम स्टॉक को जानते हो वो क्या क्या बिहेव करेगा? मेरा बात को अलग लेवल पे मत लेके जाना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग बोलता हूँ सर, ठीक है। कि जिस तरह से एक इंसान एक दूसरे इंसान को जानता है, क्या तुम एक स्टॉक का कैलकुलेशन उस तरह से कर पा रहे हो? अगर कर पाओगे ना, तो आप एक्चुअली उस टाइम पे करोगे जो एक्चुअली एफआईआई डीआईआई उसी तरह का एनालिसिस करता है। गलत हो सकता है, ऐसा नहीं कि गलत का चांसेस नहीं है, एरर तो रहेगा सर, लेकिन ये फेज आपको एक्चुअली ग्रिप करना चाहिए। और ये कभी कभी ये मौका, शायद आप जब सोच रहे हो कि मेरे को मार्केट में आना है, मार्केट में आना है, कुछ लोग तो मैंने इतना बहाव में आके मार्केट में आ जाते हैं, तो आगे का नहीं देखता, पीछे का नहीं देखता, सीधा आके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बहुत सारा शेयर में पैसा लगा देता, क्योंकि किसी ने उसको बोला कि ब्लू चिप फंड पे पैसा लगा, आज नहीं तो कल बढ़ी जाए। अरे भाई ठीक है, ब्लू चिप में पैसा लगा, ब्लू चिप मैंने निफ्टी 50 स्टॉक्स, लेकिन निफ्टी 50 स्टॉक में पैसा लगाओ, लेकिन कब लगाओ? जब एक्यूमुलेशन है तब लगाओ ना। निफ्टी 50 स्टॉक में बिल्कुल पैसा लगाओ तो हमारा पैसा का ग्रोथ होगा, बट ट्राई टू फाइंड द एक्यूमुलेशन फेज, नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। समझ में आ रहा है सर? तो इसलिए डाउ थ्योरी को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और ये मार्केट में होता है। आइडेंटिफाई কিভাবে করব কালকে ক্লাসে বলবো। ये जो एक्यूमुलेशन फेज कैसे दिखता है, ठीक है, ऑब्वियसली स्टॉक। देखो सर, ऐसे तो मार्केट में 5000 कंपनी है, 7000 कंपनी है, आउट ऑफ 5-7,000 कंपनीज। मैं आपको इसका भी एग्जैक्टली आपको शॉर्ट लिस्ट रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा मैंने शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है, वो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। ये जो अभी जो चलेगा ना, इसमें मैं एक्चुअली यही बताऊंगा कि कैसे आप अपना अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स क्रिएट करोगे। इसका एक मेरा नाम है, इसको मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स।
सो हाउ यू कैन ग्रो योर अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स, मैंने जो आप कर सकते हो। इवन डेली बेसिस में भी मार्केट में मौका आता है ट्रेडर के लिए, और जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करता है उसको भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि वो कैसे अपना यूनिवर्स क्रिएट करे। कुछ नहीं समझ में आता है निफ्टी 50 ऑब्वियसली देयर, बट निफ्टी 50 में क्या है ना, आपको हमेशा मौका नहीं मिलता है। वो जब आप खरीदने जाते हो वो बहुत ज्यादा दाम पे चलता है, और उस टाइम पे आपको लगता है भाई इस पे क्यों करें, वो ग्रोथ पे रहता है। ठीक है, तो उसके लिए दूसरा एक ऑप्शन है, देयर इज अ निफ्टी नेक्स्ट 50 आल्सो, उसका ग्रोथ तो निफ्टी 50 से भी ज्यादा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का ग्रोथ तो उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको वो चीज मैं आगे आगे बताऊंगा सर, कि ये एक्यूमुलेशन फेज कैसे फाइंड करे, मार्कअप फेज कैसे फाइंड आउट करे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज कैसे फाइंड आउट करे। ऐसे इसका बहुत ज्यादा मैंने रिसर्च बहुत करना पड़ता है। मैं आपको एक दो कोशिश करूंगा बताने का कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस में ऐसा हुआ है, बाकी आप जैसे डेडिकेशन दोगे उसके ऊपर आप अपना नॉलेज डेवलप करोगे। चल रहा है एग्जैक्टली। और ये एक्चुअली देखो टेक्निकली ये पूरा बात, क्योंकि ये डाउ थ्योरी है, ये लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को भी साथ में लेके चल रहा है। तो जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख जाओगे ना, जिसको हम लोग रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं, मैं स्टार्ट करूंगा सर, आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो ज्वाइन कर सकते हो। तो उसपे भी मैं आप लोगों को स्टॉक को खरीदने का एक मेन सोर्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो जब आप वो भी कंबाइंड लिस्ट समझ जाओगे ना, तो आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा। ওটা এখনো শুরু করিনি, এটা এইখানে দুটো চলছে না, এটা একটা শেষ করার পর আমি শুরু করবো রিসার্চটা। মানে টেকনিক্যাল চলছে, ফিউচার এন্ড অপশন চলছে, যে কোনো একটা টেকনিক্যালটা শেষ হয়ে গেলে আমি ফান্ডামেন্টাল স্টার্ট করবো, মানে রিসার্চ এই টাইমেই রাখ, এই টাইম। कोई नहीं बताएगा सर, कौन बताएगा, मार्केट मार्केट में कोई किसी का सगा नहीं है। मार्केट में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का। झुंझुनवाला किसको बोल के अपना स्टॉक खरीदा, वो जब टाइटन का शेयर खरीदा था आपको बोला था क्या ले लो तुम भी। ठीक है, टाइटन में रिसेंटली ग्रोथ हुआ है, तो वही चीज आपको सीखना है ना। जैसे जैसे रिसेंट ट्रेंड में जब IRFC का शेयर आया था स्टार्टिंग में 30 टका, तो बहुत लोग बात कर रहा था कि क्या करे, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, छोटा कंपनी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं बोला कि ले लो भाई, एक तो सस्ता है, याद है ना सर, ले लो। ठीक है, ठीक है, IRFC। ठीक है, तो वही चीज कि अगर आपको बिजनेस के बारे में पता लग जाए ना, ठीक है, आप बोल पाओ, बिल्कुल बोल पाओ। नहीं ठीक है, आज और बात नहीं करूंगा, मेरे को आज बहुत जल्दी दूसरा क्लास भी कंप्लीट करना है, कल बात करते हैं। आज एसी मैकेनिक आएगा ना, पता नहीं वो, हाँ वो वाला गया सर। ठीक है, आज बहुत झमेला होगा, अभी अभी फोन करेगा मैकेनिक लोग सर, और मेरा ये वाला क्लास का क्या होगा पता नहीं। चलो ठीक है सर, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके सर, बाय सर। हाँ बाय, ओके बाय सर। कल क्वेश्चन लेते हैं सर सबका। ठीक है सर, बाय।